वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस लेक्चर में हम लोग करेंगे टर्मिनल वेलोसिटी, जो कि हमारा एफएससी पार्ट 1 फिजिक्स और चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन में यहाँ पे लिख चुके हो। टर्मिनल वेलोसिटी होती क्या है? टर्मिनल का मतलब क्या है? लास्ट। टर्मिनल का मतलब क्या होता है? लास्ट यानी एंडिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे तो हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है? द कॉन्स्टेंट यूनिफॉर्म फाइनाइट वेलोसिटी। कॉन्स्टेंट भी होगी और यूनिफॉर्म। कॉन्स्टेंट यूनिफॉर्म का मीनिंग सेम ही है, मैंने आप लोगों के लिए दोनों लिखा है इसीलिए। कॉन्स्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी दैट इज अटेन्ड और मेंटेन बाय एन ऑब्जेक्ट, जो कि एक ऑब्जेक्ट लेता है। अटेन का मतलब है हासिल करना, और मेंटेन या फिर मेंटेन करके रखता है यानी बैलेंस करके रखता है। बाय एन ऑब्जेक्ट वाइल फॉलिंग थ्रू द फ्लूइड, जब वो फ्लूइड से पास हो रहा होता है तब इसकी जो वेलोसिटी होती है, यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं, जिसको हम लोग वीटी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये देखना है कि ये होता कैसे है। ठीक है, सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पे डायग्राम देख रहे हो राइट साइड पे, तो ये देखिए एक ड्रॉपलेट है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है कि ड्रैग फोर्स लगती कहाँ पे है। ड्रैग फोर्स जो स्टॉक लाया है ना, वो सिर्फ कहाँ लगती है? स्फेरिकल ऑब्जेक्ट में लगती है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे स्फेरिकल ड्रॉपलेट बनाया है। ठीक है, ड्रॉपलेट होता ही स्फेरिकल है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें, सबसे पहले ये स्टार्ट इसने किया है, इसकी वेलोसिटी क्या है? स्मॉल है, स्मॉल वी है इसकी। उसके बाद जैसे से नीचे जाता जा रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, जबकि एक्सेलरेशन क्या हो रही है? एक्सेलरेशन कम होती जा रही है। देखिए पहले स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन का एरो ज़्यादा था, फिर कम होता गया, फिर जीरो हो गया बिल्कुल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? एंडिंग पॉइंट है। जब इसकी V3 क्या होगी? V3 VT के बराबर आ गई, यानी इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इस वेलोसिटी को VT भी बोल सकते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। पहले इसकी ड्रैग फोर्स कुछ नहीं लग रहा था स्टार्ट में, जब इसने अपने साइकिल को स्टार्ट किया था, अपने सफ़र को स्टार्ट किया था, तब इसके ऊपर ड्रैग फोर्स कुछ भी नहीं था। फिर इस बाद ड्रैग फोर्स हल्की से लगे, फिर बढ़ती गई, और ये ड्रैग फोर्स और वेट दोनों क्या आ गई? बराबर आ गए। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग यहाँ पे देखें, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? ये इक्विलिब्रियम स्टेट है, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? ड्रैग फोर्स और वेट क्या आ जाएंगी? इक्वल आ जाएंगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एफ डी इज इक्वल टू वेट। अगर आप लोग अपनी बुक के मुताबिक देखें, आपकी बुक में ये लाइन कहा हुआ है कि हाउ एवर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, जब एयर रेजिस्टेंस होती है तो क्या होता है? द नेट फोर्स इज लेस देन द वेट। जो नेट फोर्स होता है ना, वो वेट से कम होता है। अब स्टूडेंट्स अगर आप लोग एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट करके देखें, तो आपके पास क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या होता है? वेट वाली फोर्स होती है। ठीक है, लेकिन जब एयर रेजिस्टेंस मौजूद है तो नेट फोर्स जो होगी वो वेट से कम होगी। नेट फोर्स क्या होगी? वेट से कम होगी, और नेट फोर्स इज लेस देन द वेट, इट इज द वेट माइनस ड्रैग फोर्स। तो वेट में से जब ड्रैग फोर्स माइनस करेंगे, हमारे पास तब क्या निकलेगा? वो निकलेगा, नेट फोर्स निकलेगा, क्योंकि वेट नीचे डाउनवर्ड ज़्यादा लग रही है और बॉडी भी नीचे ग्रेविटी की तरफ जाना पसंद कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? एफ नेट इज इक्वल टू एफ जी हमारे पास क्या है? ग्रेविटी फोर्स, यानी जो एफ इज इक्वल टू एम ए के बराबर है, और माइनस एफ डी यानी ड्रैग फोर्स। लेकिन अगर मैं आपको दूसरा मेथड बताऊं जो मैं कर रही हूँ, तो ये हमारे पास भी इजी मेथड है, और इससे भी आप लोग कर सकते हैं, आपका कोई भी गलत नहीं करेगा। तो यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखिए लास्ट, तो यहाँ पे क्या है? इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है। ठीक है, कांस्टेंट का है, तो मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम मेंटेन होना चाहिए, और इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, इक्विलिब्रियम रीच करेगा, इक्विलिब्रियम का पॉइंट रीच करेगा, तो क्या होगा? ड्रैग फोर्स वेट के बराबर आ जाएगी। ड्रैग फोर्स का मैं आपको वैल्यू बता चुकी थी पिछले लेक्चर में, 6 पाई ईटा आर वी विच इज इक्वल टू वेट। हमारे पास क्या होता है? वेट हमारे पास होता है एम जी, क्योंकि बॉडी डाउनवर्ड जा रही है तो हम लोग एम ए की जगह एम जी लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए वेलोसिटी, जिसको हम लोग वी टी कह सकते हैं। ठीक है, हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी है, क्योंकि हम लोग एंडिंग पॉइंट के देखें तो टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगा, और वी टी हमारे पास बराबर आ जाएगा। वी टी को इसी तरह रहने दे, और एम जी को डिवाइड कर दे, एम जी पर डिवाइड कर दे 6 पाई ईटा आर को। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या हो गया? ये मेरे पास आ गया है टर्मिनल वेलोसिटी आ गई है। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे देखें, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि वेलोसिटी जो है ना, वेलोसिटीज हमारे पास क्या हो रही है? जैसे जैसे डाउनवर्ड जा रहे हैं, वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स अगर आप लोग यहाँ पे देखें, अगर हम लोग देखें डेंसिटी ऑफ ड्रॉपलेट, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि आर हमारे पास क्या है? रेडियस है। तो हम लोग पहले सबसे पहले डेंसिटी देखेंगे, डेंसिटी ऑफ ड्रॉपलेट। डेंसिटी ऑफ ड्रॉपलेट किसके बराबर होता है? डेंसिटी ऑफ ड्रॉपलेट या फिर वाटर। ठीक है, डेंसिटी ऑफ ड्रॉपलेट लिख देती हूँ यहाँ पे मैं, इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ड्रॉपलेट किसके बराबर आएगा? रो एम ओवर वी। ठीक है, ये आपको मालूम है। रो हमारे पास क्या डेंसिटी है? मैस ओवर, अब मैस इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई बाय वी हो जाएगा। और हम लोग अगर यहाँ पे देखें, एम इज इक्वल टू रो और 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी? वॉल्यूम, सॉरी, ये मेरे पास क्या है? पी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम है। ठीक है, ये मेरे पास वॉल्यूम है। ठीक है, सॉरी गलती हो गई है। तो हमारे पास ये क्या है? मैस ओवर वॉल्यूम है। मैस इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है? किसी भी स्फेयर का 4/3 पाई आर क्यूब होता है।
अब स्टूडेंट इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, आपके पास सिंपली क्या आ जाएगा, रो 4/3 पाई आर क्यूब, जिसको आप इसी तरह लिख सकते हैं, ठीक है। ये मेरे पास आगे इक्वेशन नंबर 2, और जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अब स्टूडेंट्स अब हम लोग इस 2 को पुट करेंगे 1 में, क्योंकि हम लोग मैथ्स देखना चाह रहे हैं, तो मैथ्स को हम लोग वैल्यूज़ को और आसान करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि मैथ्स कितना हो सकता है ड्रॉपलेट का, तो इसको हम लोग बिल्कुल आसान करना चाह रहे हैं। सो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, वी टी इज इक्वल टू, मैथ्स की जगह क्या लिखेंगे, रो 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय जी विच इज डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा आर। फर्दर सॉल्व करें आप लोग, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कैंसिलेशन होगी, ठीक है, सिंपल कैंसिलेशन होगी। रो 4/3 पाई आर क्यूब, बाहर क्या है जी विच इज मल्टीप्लाइड बाय 1/6 पाई ईटा आर, तो आर को आर क्यूब से कैंसिल कर दें, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, और बाकी हमारे पास रह गया, बाकी हमारे पास यहाँ पे और कैंसिलेशन होगी, ठीक है। यहाँ पे कैंसिल होकर 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ये क्या आ गया, 2/9 आ गया। अब आगे फर्दर सॉल्व करेंगे आप लोग, वी टी को सिंपल में लाएंगे, तो वी टी इज इक्वल टू रो है, और इसकी बात है 2/3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9 आ जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा जी आर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, और साथ में नीचे क्या है, नीचे 9 के साथ ईटा है, तो हमारे पास ये आ गया। अब इसको मैं अगर अरेंज करके लिखूँ, वी टी इज इक्वल टू 2 रो जी आर स्क्वायर ओवर 9 ईटा, तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी हमें पता निकाल लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें, रो क्या है, रो हमारे पास किसका, डेंसिटी ऑफ वाटर है, या फिर रो इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट, जो भी फॉल कर रहा होगा, ठीक है, डेंसिटी ऑफ, अब यहाँ पे वाटर है तो फिर हम लोग क्या कहेंगे, वाटर या फिर ड्रॉपलेट। जबकि हमारे पास जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसके बाद है आर हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट, ये तो आपको पता है। ईटा हमारे पास क्या है, ईटा हमारे पास क्या होगा, विस्कोसिटी ऑफ वाटर होगा या एयर होगा। अब स्टूडेंट्स ये किस फ्लूइड में से जा रहा है, यानी किस मीडियम में से जा रहा है, लिक्विड में से जा रहा है या गैस से। अगर आप लोग यहाँ पे देखें, ड्रॉपलेट हवा में से जा रहा है, तो हमारे पास ये क्या होगा, विस्कोसिटी ऑफ वाटर नहीं लिखना, विस्कोसिटी ऑफ एयर होगा, ठीक है, विस्कोसिटी ऑफ एयर। अगर आप लोग यहाँ से इस इक्वेशन को देखें स्टूडेंट, जो मैंने इक्वेशन को हाईलाइट किया उसको अगर आप लोग देखें, वी टी हमारे पास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर के। इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि जितना वी ज़्यादा होगा इतना ज़्यादा टर्मिनल वेलोसिटी होगी, ठीक है। इससे क्या पता चले स्टूडेंट्स, जितना हमारे पास एज रेडियस इंक्रीजेस, जितना हमारे पास रेडियस ज़्यादा होगा, मतलब क्या है कि जितना ऑब्जेक्ट बड़ा होगा, ठीक है, जितना ऑब्जेक्ट लार्ज होगा उतना हमारे पास क्या होगा, देन वी टी आल्सो इंक्रीज, वी टी आल्सो इंक्रीज, तो टर्मिनल वेलोसिटी उतना ज़्यादा होगी, उसको रीच करने के लिए उसको टाइम, और वो ज़्यादा जल्दी नीचे आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये कि जितना बॉडी ऑब्जेक्ट ज़्यादा होगा ना, तो उसका वेट ज़्यादा जल्दी ज़्यादा नीचे, यानी वेट ज़्यादा होगा और वो डाउनवर्ड होगा, और फिर उसके साथ ही टर्मिनल वेलोसिटी जो उस पर लग रही है वो भी ज़्यादा होगी। मतलब ये कि वो टर्मिनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टर्मिनल वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी और वो ज़्यादा जल्दी नीचे पहुँच जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास यहाँ पे है तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग यहाँ पे देखिए, एज द टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ मीडियम, ठीक है, विस्कोसिटी ऑफ मीडियम पे भी डिपेंड करता है, एंड स्पीड पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। देयरफॉर देयर इज नो सिंगल स्पीड फॉर टर्मिनल वेलोसिटी, देयर इज नो सिंगल स्पीड फॉर टर्मिनल वेलोसिटी, सिंगल स्पीड नहीं होती, टर्मिनल वेलोसिटी की चेंज होती रहती है, ठीक है, हर ऑब्जेक्ट के लिए। इन जनरल अ पर्सन फॉलिंग थ्रू द एयर ऑन द अर्थ रीचेस टर्मिनल वेलोसिटी आफ्टर अबाउट 12 सेकेंड, कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 4 और 50 मीटर्स, यानी एक बंदा जो ऊपर से नीचे गिर रहा है और वो 12 सेकेंड से पहुंच जाता है, और वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 450 मीटर्स। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास 2 एमसीक्यूज हैं, एक हमारे पास एमसीक्यूज है, एक हमारे पास क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे और आप लोगों का इससे एक तरह से टेस्ट भी हो जाएगा कि आप लोगों को कितनी समझ आई लेक्चर का, ठीक है। व्हेन अ बॉडी गेन्स टर्मिनल वेलोसिटी इट्स एक्सेलरेशन विल बी, जब भी कोई बॉडी गेन करता है टर्मिनल वेलोसिटी तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होती है। स्टूडेंट्स ने अभी आप लोगों को पहले पढ़ाया है कि टर्मिनल वेलोसिटी कब अटेन होता है, तो जब हम लोगों ने बिल्कुल स्टार्ट से देखा, इनिशियल पॉइंट यानी फर्स्ट उसकी वेलोसिटी देखी, उस वक्त हमारे पास एक्सेलरेशन मौजूद था ए के बराबर,
और उसके बाद दूसरी एक्सेलेरेशन देखी तो वो थोड़ी कम होगी, लेकिन जब टर्मिनल पे आई तो उसकी एक्सेलेरेशन क्या होगी थी स्टूडेंट्स, जीरो होगी थी। यस, तो इसका ऑप्शन क्या बनता है, जीरो। अब स्टूडेंट्स टर्मिनल वेलोसिटी एक ऐसी कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, जैसे मैं आपको डेफिनेशन बता चुकी हूँ कि टर्मिनल वेलोसिटी इज अ कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी दैट इज अटेन्ड और मेंटेन बाय एन ऑब्जेक्ट व्हाइल फॉलिंग थ्रू फ्लूइड। ठीक है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी में आप लोगों को खुद पता चल जाना चाहिए कि कांस्टेंट वेलोसिटी तो उसका क्या मतलब है कि एक्सेलेरेशन क्या होगा, जीरो होगा। इस तरह से भी आपको डेफिनेशन से भी पता चल जाएगा। तो ये हमारा था एमसीक्यूज नंबर 1 या फिर जो भी। ठीक है, अब इसका दूसरा क्वेश्चन है, Why fogs droplet appear to be suspended in the air? फॉग का जो ड्रॉपलेट है, फॉग के जो कतरे हैं वो हमें सस्पेंडेड क्यों नजर आते हैं, हवा में ठहरे हुए क्यों नजर आते हैं। स्टूडेंट्स आप लोगों का इसके बारे में आंसर आप लोगों को पता होगा आई थिंक सो, लेकिन जिसको नहीं पता मैं बता देती हूँ। सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पे देखें टर्मिनल वेलोसिटी की जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है, वी टी इज इक्वल टू एम जी ओवर हमारे पास क्या था 6 पाई ईटा आर। स्टूडेंट्स ये वो वाला फॉर्मूला जो सबसे पहले मैंने आप लोगों को इक्वेशन नंबर 1 के लिखवाया था। ठीक है, अगर मैं आपको बैक पे दिखा सकूं तो ये हमारे पास है, ये वाला फॉर्मूला मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये करके ये मैंने भी वहाँ पे लिखा है, वी टी इज इक्वल टू एम जी 6 पाई ईटा आर। ठीक है, हमारे पास ये था फॉर्मूला। अब स्टूडेंट्स इसके मुताबिक अगर आप लोग देखें वी टी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एम जी के। एम जी क्या हमारे पास वेट है। यस, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आंसर आपका क्या बनेगा, क्योंकि वेट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एज द वेट ऑफ द फॉक्स ड्रॉपलेट, क्योंकि नमी के जो कतरे होते हैं ना उसकी वेट क्या होता है, बिल्कुल कम होता है। वेट ऑफ फॉग ड्रॉपलेट इज इक्वल टू या फिर इज इक्वल टू किसी का लेस लिख देती हूँ। ठीक है, एज द फॉक्स ड्रॉपलेट वेट ऑफ द फॉक्स ड्रॉपलेट इज लेस वेरी लो या फिर लेस, देयरफॉर वी टी विल बी वेरी लो। वी टी भी क्या होगा फिर, लो होगा। क्यों, अगर आप लोग देखें जब हमारे पास वी टी एम जी ही कम होगा तो ड्रैग फोर्स क्या होगी, ज्यादा लगेगी। ड्रैग फोर्स क्या थी, मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ। ये हमारे पास क्या था, ड्रैग फोर्स था, और यहाँ पास क्या था, वेट था। जब वेट ही कम है तो ड्रैग फोर्स क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। मतलब क्या है कि ड्रैग फोर्स अपना जो पावर है ना ज्यादा दिखाने लग जाएगा। सो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास बॉडी रेजिस्टेंस की वजह से, ड्रैग फोर्स क्या है कि रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन बॉडी को नीचे आने से रोकती है। तो फिर नीचे आने से रोक रही है तो उसका क्या मतलब है कि टर्मिनल वेलोसिटी बहुत ही कम होगी, मतलब ये कि बहुत ही आहिस्ता वो नीचे आएगा। और हमें क्या नजर आता है, देयरफॉर इट सीम्स टू बी सस्पेंडेड इन द एयर। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप लोग खुद लिख लेंगे कि यहाँ पे एज द वेट ऑफ द फॉक्स ड्रॉपलेट is very low, therefore its vt will be very low too. Small vt means drag force and weight will become equal very quickly. मतलब क्या, स्मॉल वेट का मतलब क्या है कि ड्रैग फोर्स और जो वेट है वो डायरेक्टली क्विकली क्या हो जाएंगी, इक्वल बराबर आ जाएंगी। ठीक है, डायरेक्टली और फटाफट इक्वल आ जाएगी। देयरफॉर ड्रैग फोर्स एंड वेट विल बी इक्वल वेरी क्विकली एंड रैपिडली एंड वाइस वर्सा। और इसी का अपोजिट भी हमारे पास हो सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा एक क्वेश्चन। ठीक है, इसके आप लोगों ने आंसर खुद लिख लेना है कि एज द वेट ऑफ द फॉक्स ड्रॉपलेट इज वेरी लो, देयरफॉर इट्स वीटी विल बी वेरी लो टू। स्मॉल वीटी मीन्स ड्रैग फोर्स एंड वेट विल बिकम इक्वल वेरी क्विकली एंड रैपिडली। उसके बाद हमारे पास है रिलेशनशिप बिटवीन सरफेस एरिया एंड वीटी। अब हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वीटी सरफेस एरिया से बहुत ही इफेक्ट होता है। तो ये कैसे होता है, तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें वीटी, और सबसे पहले यहाँ पे पैराशूट वाली आप लोग फिगर देख लें, आप लोग डू यू नो पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है वेलोसिटी और यहाँ पे टाइम। तो यहाँ पे अगर आप लोग के पास ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये कौन सी वेलोसिटी, यहाँ पास टर्मिनल वेलोसिटी होगी, जहाँ पे आकर इसका फोर्स, ड्रैग फोर्स और वेट हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप लोग देखें रिलेशनशिप बिटवीन सरफेस एरिया एंड वीटी, सरफेस एरिया और वीटी के दरमियान क्या रिलेशन है। सिंस द एयर ड्रैग फोर्स डिपेंड्स strongly on the size and shape of the object with a large surface area like parachute will have much lower terminal velocity. तो कहा है कि एयर ड्रैग फोर्स जो है वो डिपेंड किस पे करती है, साइज एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट के साइज और शेप पे डिपेंड करती है। एयर ड्रैग फोर्स क्या थी, ड्रैग फोर्स उसको रोकने वाली फोर्स है, इसको मैं उर्दू में क्या बोल सकती हूँ, रोकने वाली फोर्स या फिर उसको अपना काम ना करने देने वाली फोर्स है। ठीक है, ऑब्जेक्ट विद द लार्ज सर्फेस एरिया, जिसका सर्फेस एरिया लार्ज होगा, लाइक पैराशूट में जो सर्फेस एरिया वो कितना ज़्यादा होता है। ठीक है, ज़्यादा होता है तो इसलिए क्या होगा कि उसकी टर्मिनल वेलोसिटी लो होगी, किसके निस्बत, देन एन ऑब्जेक्ट विथ स्मॉलर सरफेस एरिया वाले ऑब्जेक्ट से कम होगी।
क्या होगी, कम होगी, टर्मिनल वेलोसिटी कम होगी किसकी, पैराशूट की, एज कम्पेयर टू पर्सन फॉलिंग फ्रॉम प्लेन, प्लेन से जो बंदा गिर रहा होगा उसकी निस्बत टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। सो ऑब्जेक्ट विद द ग्रेटर ऑब्जेक्ट हैज़ अ ग्रेटर सरफेस एरिया, जिसके सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। अगर मैं यहाँ पे लिख के दिखाऊँ सरफेस एरिया जिसका ज़्यादा होगा उसका क्या मतलब है, उसका एयर रेजिस्टेंस भी क्या होगा, उस पे एयर रेजिस्टेंस कितना हो रहा होगा, ज़्यादा फील हो रहा होगा उसको। सरफेस एरिया ज़्यादा मतलब क्या है कि ड्रैग फोर्स पे ज़्यादा लग रही है, यानी एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा लग रही है। एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा होने का क्या मतलब है, ड्रैग फोर्स भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और इसकी वजह से क्या होगा, जब ऊपर वाली फोर्स ज़्यादा हो जाएगी, ड्रैग फोर्स, और उसको ज़्यादा खींच रही होगी, उसको रुका रही होगी, तो क्या होगी, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। मतलब टर्मिनल वेलोसिटी जल्दी अटेन नहीं होता, ठीक है, जल्दी नहीं आता, ठीक है, जल्दी नहीं आता। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, बिल्कुल आराम से रीच करेगी, यानी उसका जो टर्मिनल वेलोसिटी, एंडिंग वेलोसिटी है वो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता उस पॉइंट तक पहुंचेगा, यानी टर्मिनल वेलोसिटी तक बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता। और वो बिल्कुल उसके सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से क्या हुआ है कि उस पर रेजिस्टेंस ज़्यादा लग रहा है, उसका ड्रैग फोर्स ज़्यादा होगी और उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कम होगी है, मतलब वो बहुत देर से अर्थ पे पहुंचेगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ लेक्चर आप लोगों को पसंद आएगा। लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ एक और भी आपको पॉइंट बता दूँ कि डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है। डेंसिटी ऑफ वाटर ये आप लोगों को याद रखना चाहिए, 1000 किलोग्राम मीटर पर क्यूब होता है। उम्मीद करती हूँ लेक्चर आप लोग को पसंद आएगा। अभी दोबारा से बोल देती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।